एक बार सोच के देखें, अगर आप समंदर में हो और आपके सामने हो ये पहाड़ जैसी समंदरी लहरें जो देखते ही देखते पूरे का पूरा शिप ही निकल जाएंगे समंदर के सफर में। न सिर्फ इन शिप्स को बल्कि हजारों सेलर्स को भी हर वक्त इसी बात का ही डर लगा रहता है। और तकरीबन हर साल 40 शिप्स समंदरी तूफानों का शिकार भी होती हैं और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी होता है। लेकिन कैसे ये 10 बिलियन डॉलर्स की यूएस नेवी शिप जीन पर 60 से 90 फाइटर जेट्स भी पार्क होते हैं और 5000 सेलर्स के साथ ये खुले समंदर में इन तूफानों का मुकाबला करती है, और कैसे जो अचानक किसी भी साइड से आ जाते हैं, और कैसे ये महीनों तक पानी में लॉन्ग मिशंस करती हैं, और कैसे 300 फीट तक की वेव्स का सामना करती हैं, क्योंकि अगर शिप ज़रा भी अनस्टेबल हुई तो इक्विपमेंट्स डैमेज होंगे जिससे क्रू की लाइफ रिस्क भराएगी, और शिप भी डैमेज होगी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो पक्का है। सोचे अब कितना ज़रूरी है इन शिप्स का स्टेबल रहना, क्योंकि समंदर की हर आती लहर से मुसलसल शिप उल्टने का खतरा रहता है। चलिए जानते हैं। इस वीडियो में आप में से 97% लोग जो वीडियो को देखते हैं वो वीडियो लाइक नहीं करते। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें काफ़ी हौसला मिलता है। यूएस नेवी दुनिया में सबसे पावरफुल है एंड दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के बावजूद भी हर वक्त खतरा रहता है मदर नेचर का। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ अक्टूबर 1, 2015 को, जब एसएसएल फारो शिप समुद्र में गुम हो गई, जिस पर 30 क्रू मेंबर्स भी थे और बहुत बड़े स्केल पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद ना तो शिप मिली और ना ही क्रू का कोई मेंबर। इस हादसे के बाद नेवी ने शिप सेफ्टी में बहुत इंप्रूवमेंट की हैं, जिसमें सख्त प्रोटोकॉल्स, एडवांस इंजीनियरिंग और कटिंग एज डिज़ाइन यूज़ किया जा रहा है। लेकिन क्या ये काफ़ी होगा अगर शिप को किसी ब्रेम तूफान का सामना करना पड़ा तो? आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दें। कभी आपने अपनी फिंगर टिप पर इस तरह पेंसिल को बैलेंस करने की कोशिश की है? अब यही काम अगर आपको एक चलती हुई रोलर कोस्टर पर करना पड़े तो कैसा लगेगा? इम्पॉसिबल है ना? इससे अंदाज़ा लगाएं एक शिप कैसे ब्रेम संबंध में खुद को स्टेबल रखती है, और ये काम है फिजिक्स और नेवल इंजीनियरिंग का। चलिए देखते हैं यूएस नेवी शिप्स कैसे सीधा चलती हैं और किस तरह खुद को उल्टने से बचाती हैं। देखें, साइंस के मुताबिक अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो नहीं डूबेगी। शिप्स भी इसी वजह से नहीं डूबती क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। इस वजह से ग्रेविटी की फोर्स जो शिप को नीचे खींचती है उससे ज्यादा पानी की फोर्स हो जाती है, जिससे शिप नीचे नहीं जा पाती। एक और पॉइंट यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा उतना ही कम चांसेस हैं कि चीज के उल्टने के, और इसी वजह से यूएस नेवी शिप्स में लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन किया जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हैवी मशीनरी को, हथियारों को और फ्यूल को शिप के सबसे निचले हिस्से पर रखा जाता है। यहाँ तक कि हर एक छोटी से छोटी चीज या न्यू मशीनरी को प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद कहीं पर रखा जाता है ताकि शिप की स्टेबिलिटी पर असर ना हो। अली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है शिप का हल, यानी ये हिस्सा जिसका स्ट्रक्चर और डिजाइन यू शेप जैसा होता है, जो शिप को स्टेबल रखने में बहुत मदद देता है। लेकिन बड़ी लहरों के सामने ये डिजाइन बेकार है, इसलिए यूएस नेवी शिप्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर का हल वी शेप का होता है, जो बड़ी लहरों को चीरकर गुजर जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस कैरियर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बलस्ट सिस्टम, जिससे शिप का लेवल मेंटेन रहता है। इस सिस्टम की वजह से क्रूज शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम या ज्यादा कर लेते हैं, जो शिप को स्टेबल रखने में काम आता है। कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फिन स्टेबलाइजर, जिनको समुद्र का फाइटर जेट भी बोला जाता है, और तकरीबन हर मॉडर्न शिप पर ये एडजस्टेबल विंग्स लगाए जाते हैं, जो रफ सीज में न सिर्फ शिप को स्टेबल रखते हैं बल्कि वेपन सिस्टम्स को इफेक्टिव रखते हैं, ताकि बड़ी बड़ी लहरों के बावजूद वेपन्स एक्यूरेसी के साथ काम कर सके। नेवी के जहाज क्योंकि लंबे अरसे तक समुद्र में रहते हैं, तो फिन स्टेबलाइजर्स ही शिप की कांस्टेंट रोलिंग और पिचिंग मोशन को कंट्रोल करते हैं, और इनके बगैर कोई शिप मिसाइल्स लॉन्च नहीं कर सकती जब तक समुद्र बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। यूं कह लीजिए कि फिन स्टेबलाइजर एक अनस्टेबल शिप को वॉरशिप बनाता है जो प्रिसीजन के साथ अटैक कर सके। इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर्स भी नवल इंजीनियरिंग का एक शानदार मार्वल है, और ये एक साइकिल के टायर्स की तरह काम करता है। जब तक टायर घूमेगा साइकिल सीधी रहेगी। बेसिकली जायरोस्कोप एक स्फीयर है जिसमें एक फ्लाई व्हील होता है जो 700 आरपीएम की स्पीड से घूमता है, जिससे एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है और उससे टोरके पैदा होता है, और इस टोरके से शिप को पुश या पुल किया जा सकता है। लेवल करने के लिए एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम हर वक्त गियरों को एडजस्ट करता है, जिससे टोरके का सही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेल्फ राइटिंग वेसल्स पर तेजी से काम हो रहा है, जो उलझ जाने वाली शिप के डैमेज को कम करने में मदद देती हैं। यानी अब बोट अगर उलझ जाए तो वह खुद को ऑटोमेटिकली सीधा कर सकती है, और यह टेक्नोलॉजी यूएस नेवी के लिए बहुत ही काम की चीज है, खासकर छोटे क्राफ्ट्स या हवा वाली बोट्स जो रफ ओशन में उलझ भी जाएं फौरन खुद सीधा हो सकती हैं और काम आ सकती हैं। सेल्फ राइटिंग व्हीकल्स यानी बोट सीधा होने के लिए 3 चीजों पर
ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं एंगल हल्स, बॉटम ब्लास्ट टैंक्स एंड वेटेड कील्स, और जब बोट उलझ जाए तो एंगल चेंज होने पर कंप्यूटर पंप्स को एक्टिवेट करता है और पानी भरने पर शिप को सीधा कर देता है। यूएस कैरियर्स 100 साल तक भी अगर ठीक ठाक चल सकते हैं तो सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से, जो यूएस नेवी की टॉप प्रायोरिटी है, और एक वॉरशिप को 24/7 ऑपरेशनल रखने के लिए हर वक्त मेंटेनेंस चलती रहती है ताकि वक्त से पहले मसले का पता लग सके, इससे पहले कि वो मसला सबको ले डूबे। इस काम के लिए यूएस नेवी के पास होते हैं हाईली स्किल्ड सेलर्स और टॉप इंजीनियर्स जो शिप पर क्लीनिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग और अपग्रेडिंग का काम करते हैं। इस तरह के मुश्किल कामों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसमें एक स्टेप आगे रखकर शिप को किसी भी होने वाले मसले से बचाने के लिए काम किया जाता है, यानी इसको प्लान्ड मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे कि सिस्टम लुब्रिकेटिंग मशीनरी, फ्लूइड लेवल को ठीक करना, फंक्शनल टेस्ट करना, विजुअल इंस्पेक्ट करना, वाइब्रेशन मेजरमेंट करना, यानी इसमें हर एक नट एंड बोल्ट तक को चेक किया जाता है कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं। दूसरी कैटेगरी है करेक्टिव मेंटेनेंस, जो शिप में आने वाली खराबी के बाद होती है, यानी कोई माल फंक्शन या डैमेज जब हो जाए तो उसको डील करना। देखें, शिप बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स के साथ चल रही होती हैं। अगर समुद्र के बीचों बीच कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया तो ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है इमरजेंसी रिपेयरिंग करना। इसीलिए फर्स्ट कैटेगरी वाली मेंटेनेंस से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई मसला तो नहीं आने वाला। एक और तरह की मेंटेनेंस भी होती है जिसमें शिप को इस तरह पानी से बाहर मेंटेन किया जाता है एक बेसिन में, ताकि डिटेल्ड इंस्पेक्शन हो सके, खास तौर पर प्रोपेलर्स और रडर्स की, जो हर वक्त पानी में रहते हैं और पानी के नीचे तो इनको साफ किया जा नहीं सकता। इसमें शिप के कई सिस्टम्स को शिप से उतरकर इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग करके दोबारा शिप पर लगा दिया जाता है। यूएस नेवी में हर सिस्टम को टॉप कंडीशन में रखना जरूरी है और कोई भी कोताही खुले समंदर में बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि समंदर किसी भी वक्त आपको सरप्राइज कर सकता है। सरप्राइजेस की बात करें तो यूएस नेवी दिन रात इस काम में रहती है कि हर्श वेदर कंडीशन से खुद को सेफ रखा जा सके और समंदर में मौसम का ज़रा सा भी एतबार नहीं। मुश्किल वक्तों में यूएस नेवी के सबसे ज़्यादा काम आने वाले हथियार हैं एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ताकि ऐसे रूट्स फाइंड किए जा सके जहां तूफान ना हो। मौसम की स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है और पृथ्वी के चरों और बहुत सारे मौसम उपग्रह मौजूद हैं। ये उपग्रह जमीन पर होने वाली चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे पानी का तापमान, दरें, धूल, तूफान और बर्फ की परत। इससे अमेरिकी नौसेना बड़े बड़े क्षेत्रों के मौसम पैटर्न बनाने में सफल होती है। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना मौसम बुओय का उपयोग करती है और इस समय दुनिया में 1000 से अधिक मौसम बुओय लगे हुए हैं जो मार्ग योजना बनाने में बहुत मदद करते हैं। यह हवाओं, लहरों, पानी के तापमान, हवा के तापमान और वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। इस सारी जानकारी से आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ तूफान आने वाला है और मार्ग बदल लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर बहुत उन्नत पर्यावरणीय मॉडल भी स्थापित होते हैं, जैसे कि टाइफून चेतावनी केंद्र और वेवर वॉच 3। ये वॉइस से आने वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए माहौल की एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शिप पर, जैसे कि अनेमोमीटर्स जो हवा की स्पीड को मेजर करते हैं, बैरोमीटर्स जो हवा के प्रेशर को मेजर करते हैं, और वेदर रेडर जो तूफान को डिटेक्ट करते हैं। इनकी वजह से शिप तूफान से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती है और हाई वेव्स वाले एरियाज को भी ऐसे ही अवॉइड कर लेती है। जो भी हो, यूएस नेवी की असल ताकत उनका क्रू है और शिप की किस्मत भी इन्हीं के हाथों में होती है। इसलिए सेलर्स की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखी जाती। क्रू को बहुत ही जालिम ट्रेनिंग करवाई जाती है जिससे वो शिप को खराब मौसम में भी संभाल सके। एक बार नहीं बल्कि बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। रेगुलर बेसिस पर कई ड्रिल्स भी की जाती हैं, जैसे कि इमरजेंसी ड्रिल, डैमेज कंट्रोल ड्रिल, अबैंडन शिप ड्रिल, मैन ओवरबोर्ड ड्रिल, क्राइसिस मैनेजमेंट ड्रिल एंड सर्वाइवल ट्रेनिंग ड्रिल। मैं आपको बारी बारी कुछ ड्रिल्स के बारे में बताता हूँ। डैमेज कंट्रोल ड्रिल का मतलब होता है एक उलझ जाने वाली शिप को कैसे डील करना है, लीक्स को कैसे फाइंड करना है, पंप्स को कैसे ऑपरेट करना है, कंपार्टमेंट्स को कैसे सील करना है ताकि मजीद नुकसान ना हो सके। इसी तरह एक और ड्रिल है इवैक्यूएशन ड्रिल, जिसमें क्रू का काम होता है शिप से लोगों को सेफली इवैक्यूएट करना, लाइफ बोर्ड्स को पानी में उतारना, लाइफ जैकेट्स बांधना और जिंदा रहने के लिए चीजें इकट्ठा करना, खासतौर पर जब शिप को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो। अब जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यूएस नेवी कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है शिप्स में। जैसे लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल शिप्स को बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है, जिससे शिप और ज्यादा मजबूत बनती है, इसको जंग नहीं लगता और इसके उल्टने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा क्रू को वर्चुअल रियलिटी में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि तूफानी समंदर में कैसे शिप खुद को स्टेबल रख सके और कैसे वो पानी में उतरे बगैर शिप को कंट्रोल करना सीख सकते हैं।